क्या ये पॉसिबल नहीं है किसी जॉब वाले के लिए टू बी अ मिलियनेयर? पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना, क्योंकि जब तुम नौकरी करते हो अपनी मेहनत से किसी और को अमीर बना रहे हो और अपना टाइम बेच रहे हो। टाइम खत्म, पैसा खत्म, और इनकम शुड ऑलवेज बी अनलिमिटेड। डिग्री वर्सेस स्किल। देखिए, डिग्री तो हो गया पीस ऑफ पेपर, लेकिन स्किल मेक यू व्हाट यू। देखिए, लोग समझते हैं एम्प्लॉय सैलरी के लिए भागता, खाली गलत है। 80% फोकस जो है शुरुआत में किस चीज पर होना चाहिए? 3 चीजों पे, कस्टमर कस्टमर कस्टमर। 12,000 बिजनेस हर 1 घंटे में दुनिया में खुलते हैं, सिर्फ 3% 100 करोड़ पहुंच पाते हैं। अगर वो अनप्लान्ड ग्रोथ करते हैं तो बिजनेस ही बंद हो जाता है। अगर आप लोन्स के नंबर देखें, क्रेडिट कार्ड के नंबर देखें, पर्सनल लोन के नंबर देखें, डर लगता है देख के कि क्या हो रहा है। जब ईयरली गोल बनाते हैं तो 8% लोग दुनिया में गोल अचीव कर पाते हैं। तो OKR ने उसको ब्रेक किया कि क्वार्टर बना लो। नाउ आई फील कि मुझे भी अपने बहुत सारी पर्सनल चीजों पे OKR को जरूर अप्लाई करना चाहिए। 300 रुपए की नौकरी से शुरुआत और फिर अपनी कंपनी का 300 गुना ओवर सब्सक्राइब होने वाला IPO और राष्ट्रपति से अवार्ड। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये सच है। बक्स टॉक में आज हमारे साथ हैं इंडिया के जाने माने OKR कोच और बिजनेस मेंटर सुरेश मनशर्मानी। तो चलिए जानते हैं कि बिना बड़े कैपिटल के अपना बिजनेस कैसे खड़ा किया जाए, 10x ग्रोथ का असली मतलब क्या है और एक आम आदमी वेल्थ कैसे बना सकता है। हाय सर, वेलकम टू जी बिजनेस। थैंक यू वेरी मच, इट्स ग्रेट प्लेजर टू बी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। आज के समय की बात करें, अगर कोई ऐसा शख्स है जो अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता है लेकिन उसका कोई बैकअप नहीं है, नो जनरेशनल वेल्थ, नो फैमिली बिजनेस, कोई बड़ा कैपिटल नहीं है, तो वो पहला कदम क्या होना चाहिए? भले वो रिस्की हो लेकिन एक सही कदम हो। एंटरप्रेन्योरशिप अगर उसको जाना है, अपने बिजनेस में जाना है, तो सबसे अच्छा शॉर्टकट है, जिस बिजनेस में जाना है उसमें नौकरी कर लो। तो जैसे मैंने गारमेंट एक्सपोर्ट में नौकरी की, हालांकि आइडिया ये नहीं था कि मुझे उस बिज़नेस में जाना है, लेकिन उस बिज़नेस में मैंने नौकरी की तो मुझे लगा कि ये बिज़नेस करना आसान है, क्योंकि मैं सीख रहा था साथ साथ। कंपनी मुझे पैसा भी दे रही, मैं सीख भी रहा हूँ, और 2 साल मैंने उसे सीखा। तो स्ट्रगल थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आपको टीम कैसे, कस्टमर कैसे, प्रोडक्ट क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आप सीख लेते हो वहाँ पर। तो इसलिए मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि आपका पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन बिजनेस तो सीख लो। आपको रेस्टोरेंट में खोलना है तो किसी रेस्टोरेंट में नौकरी कर लो, कोई होटल खोलना है होटल में नौकरी कर लो। तो बहुत सारी इन एंड आउट आपको ट्रेनिंग मिल जाती है ऑन जॉब, जहाँ यू गेट पेड टू लर्न। बहुत सी जगह हमें पढ़ने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ पर आपको पैसे मिलते हैं, आप सीखते हो, और 2-3-4 साल आप जॉब करके जब उसमें जाते हो तो थोड़ा सा सफ़र शॉर्टकट हो जाता है, नहीं तो फिर बहुत लंबा स्ट्रगल हो जाता है। अब अगर कोई स्टार्टअप है, बिना किसी इन्वेस्टर के, बिना जनरेशनल वेल्थ के, वो किस तरीके से जो है अपना जो बिजनेस है वो बना सकते हैं? एंड मतलब मेरा इसमें बेसिकली एक व्हाट आई वांट यू टू एक्सप्लेन कि मैं चाहती हूँ कि एक ज़ीरो से एक स्केल का जो एक ब्लूप्रिंट है, एक जो रोड मैप है, वो आप हमें बताएं कि अगर किसी को फंडिंग नहीं मिल रही है, कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे वो बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं बड़ा। देखिए, फंडिंग के लिए जाना चाहिए, लेकिन किस स्टेज पे जाना चाहिए जहाँ आप कम से कम इक्विटी डाइल्यूट कर सको। तो थोड़ा ग्रोथ स्टेज पे आ जाओ। तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट मार्केट फिट, जो 2 चीज़ें होती हैं, ये खुद कर लेनी चाहिए। कम पैसे से ही करो, पहला 100-200 पेइंग कस्टमर ले लो, तो फिर आपको ग्रोथ के लिए फंडिंग मिल जाती है। अगर आइडिया भी अच्छा है और ऑलरेडी ट्रैक्शन आ रहा है, कस्टमर रिपीट आ रहे हैं, तो पैसा मिल जाता है, और वो पैसा लेने से थोड़ी जर्नी और फास्ट हो जाती है। अब जिनको नहीं मिल रहा है या नहीं लेना है कि मुझे इक्विटी अपने पास रखनी है, बाद में IPO में ही जाऊंगा सीधा, या जब काम बड़ा हो जाएगा थोड़ी इक्विटी देके ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर फंडेड बिजनेस मॉडल में जाए। अब कस्टमर फंडेड बिजनेस मॉडल क्या होता है? जहाँ पैसा एडवांस मिले आपको। अब ये लोग समझ नहीं पाते, उधार के चक्कर में पड़ जाते हैं कि जहाँ उधार उधार उधार, तो फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारा कैपिटल इंटेंसिव होता है, वहाँ बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसा कोई मॉडल ढूंढना चाहिए, और बहुत सारे मॉडल हैं, मैं सिखाता हूँ लोगों को, कि जहाँ पे कस्टमर अगर आपको एडवांस दे रहा है
तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी का भी फंड लेने की, कस्टमर इज़ फंडिंग योर बिजनेस। तो इसमें ऐसा मतलब क्या है वो वन थिंग इफ यू कैन एक्सप्लेन? जैसे मेरा ही बिजनेस ले लो। हाँ। अब मैं एक एक्सपर्ट हूँ क्योंकि मैंने बहुत साल किया है, बिजनेस किया है, 40-45 साल का तजुर्बा है, वही तजुर्बा लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो 100% तजुर्बा। तो 100% कोई भी फीस हमारी होती है वो एडवांस आती है। तो हम लोग जीरो डेट कंपनी है और हमारे पास रिजर्व भी है। डेट तो छोड़िए, हमारे पास अगला 1 साल 2 साल अगर सब कुछ बंद हो जाए तो हमारे कुछ सैलरी और खर्चे नहीं रुकने वाले। तो ये कस्टमर फंडेड मॉडल कई तरह के और भी होते हैं। तो वो थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी मेंटरिंग लगा के आदमी करे तो मिल जाते हैं कि पैसा आपको एडवांस में मिले और अच्छा प्रॉफिटेबल हो, जहाँ पे ग्रॉस और नेट मार्जिन अच्छा हो, तो फिर फंडिंग की जरूरत नहीं। बिजनेस की जब बात हम करते हैं तो शार्क टैंक इज़ देयर, या इंस्टाग्राम पर भी इतने सारे बिजनेस कोचेस आजकल हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, आपके तजुर्बे से आप क्या कहते हैं कि वो कौन सा एक बड़ा इल्यूजन है जो शार्क टैंक या इंस्टाग्राम आजकल के यूथ को बेच चुका है या बेच रहा है? देखिए, शार्क टैंक तो एक शो है, पॉपुलर है और सारा स्क्रिप्टेड है। लेकिन मेरी जिन लोगों से बात हुई है जो वहाँ गए हैं, वो कहते हैं हमें 3-4 दिन लग जाते हैं एक मैच्योर लोगों को। एक हमारे दोस्त है, वो मैच्योर है, बिजनेस में ऑलरेडी कुछ सालों से हैं, उनको भी 3-4 साल लग गए उससे निकलने में कि वहाँ पर उनकी कितनी ज़्यादा खिंचाई की गई। तो जब ऐसी खिंचाई होती है तो अब कईयों को कुछ तो स्पॉट फंडिंग मिल जाती है, जो जीरो शुरू होते हैं उनके लिए अच्छा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को जहाँ रिजेक्शन मिलती है, खिंचाई होती है, इंसल्टिव हो जाते तो वो हैं, सारा डिमोटिवेट scripted हो है। जाते हैं। बहुत डिमोटिवेट, कई लोग तो कई दिन लग जाते हैं उनको उससे बाहर निकलने में कि हम इतनी अपनी बेइज्जती करा के आए वहाँ जाके। ये अंदर की बात है, लेकिन उसका पॉजिटिव साइड भी है। कुछ लोग का बिजनेस वैलिडेट होता है, अच्छे व्यूज़ मिल जाते हैं, बिजनेस एकदम स्केल कर जाता है, कुछ को पैसे भी मिल जाते हैं। तो ये एक अच्छा सा शो है जिसके दोनों अच्छे और बुरे पार्ट हैं। अब आते हैं, आपने एक बिजनेस कोचेस का सब्जेक्ट लिया, तो बिजनेस कोचेस और कई तरह के कोचेस हैं। तो मैं पिछले दिनों एक पेरेंटिंग कोच को मिला, तो उसकी उम्र थी 35 साल। तो मैं कहा बेटा शादी हो गई? बोला नहीं। तो मैं कहा बच्चे हैं? बोला सर शादी नहीं तो बच्चे कैसे होंगे? मैं कहा आजकल हो जाते हैं। तो मैं कहा तू कैसे पेरेंटिंग कोच हो गया? Exactly. तुमने बच्चे पाले नहीं, तुम रातों को जगे नहीं, क्योंकि जिसके छोटे बच्चे होते हैं पेरेंट्स को कई 3-4 साल तो बिल्कुल नींद नहीं कर पाते बेचारे रात को। तो मैं कहा तुम कैसे हो गए? कहता सर्टिफाइड हो। अब मेरा सवाल लोगों से ये है, क्या आप एक सर्टिफाइड डॉक्टर से अपना हार्ट की सर्जरी करा लोगे जिससे कोई प्रैक्टिस नहीं की है, कभी तक कोई उसको तजुर्बा नहीं है और एक उम्र भी उसकी इतनी नहीं हुई है? तो उसको उस ग्राइंड से गुजरना पड़ेगा, वो तजुर्बा लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस तरह के जो कोचेस आ गए हैं ना, तो वहाँ पर लोगों को एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है कि हमने पैसे खर्चे लेकिन कुछ मिला नहीं, सिर्फ ज्ञान मिला, और वो ज्ञान तो यूट्यूब पे फ्री पड़ा है। सर, एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है जो बहुत सालों से चलता आ रहा है, डिग्री वर्सेस स्किल का। स्पेशली जब कहते हैं अगर आप टियर 1 टियर 2 कॉलेज से पढ़े हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस से पढ़े हैं, तो बस आपका तो फ्यूचर सेट है, यू विल गेट अ जॉब, 1 लाख का या 1 करोड़ का पैकेज आपका आ जाएगा। सो आई रियली वॉन्ट टू आस्क, आपके तजुर्बे से, आपके एक्सपीरियंस से, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? एक इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए व्हाट हैज टू बी देयर? देखिए, डिग्री तो हो गया पीस ऑफ पेपर। आज स्किल वाले लोग डिग्री वालों को नौकरी पे रख रहे हैं। सो डिग्री गेट्स यू ए जॉब अप टू एन एक्सटेंट, लेकिन स्किल मेक यू फॉर्च्यून। अक्सर मैं कहता हूँ कि अगर आप अपनी कोई भी क्राफ्ट पे काम करते हैं, जिसको आप पर्सनल डेवलपमेंट बोलते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, यू कैन मेक यू फॉर्च्यून। डिग्री विल ओनली मेक यू ए लिविंग, बट योर स्किल कैन मेक योर फॉर्च्यून। जैसे आप देखेंगे बेस्ट OKR कोच, आज बड़ी बड़ी कंपनियां मेरे पास आती हैं। SME IPO में मैं बहुत काम कर रहा हूँ, तो लाइन लगी पड़ी है। SME जाग चुका है कि हम भी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, हम एक 20-50 करोड़ की कंपनी भी आज लिस्ट कर सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। अब उसकी वजह से उन्होंने टैक्सेस देने शुरू कर दिए, जो अभी तक उनके उसमें नहीं था कि टैक्स बचाओ टैक्स बचाओ। तो मैं समझता हूँ कि एक आग लग चुकी है SME IPO की। तो ये सब स्किल हमने सीखी तो अब लोगों का फ़ायदा हो रहा है उससे। अब मैं डिग्री तो मेरे पास है नहीं, मैं BCom 3rd क्लास पास हूँ, 40% मार्क्स से हम पास हो जाते थे। तो डिग्री तो हमारे काम आई नहीं, लेकिन स्किल्स ने मुझे करोड़ों कमा के दिए
और लोगों की मैं मदद भी कर रहा हूँ करोड़ों कमाने। एक आर्ग्यूमेंट है, लोग कहते हैं कि अरे यार जॉब छोड़ देते हैं, जॉब से कौन आज करोड़पति बना है, जॉब छोड़ दो और बिजनेस स्टार्ट करो, करोड़पति तो तभी बनेंगे। तो आई रियली वांट टू नो कि इस थॉट जो आजकल ये चल रहा है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, इस थॉट को लेकर आपका क्या टेक है? क्या ये पॉसिबल नहीं है किसी जॉब वाले के लिए टू बी अ मिलियनेयर? आपकी तरह एक यंग मेंटी मेरे पास आया था कि मुझे लीगल एडवाइज़र का जॉब मिल रहा है, मैंने लॉ पढ़ी है, तो मैंने उसको ये बोला था बेटा पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना, क्योंकि जब तुम नौकरी करते हो अपनी मेहनत से किसी और को अमीर बना रहे हो और अपना टाइम बेच रहे हो, टाइम ख़त्म पैसा ख़त्म, और इनकम शुड ऑलवेज बी अनलिमिटेड। वो करोड़पति बन गया, उस सलाह को लेकर अपना बिजनेस करके बन गया। तब सवाल आता है कि जॉब छोड़ के जो लोग एकदम कूद पड़ते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा डिसीजन लेते वक्त ये सोचना चाहिए कि आपके घर में क्या पोजीशन है। जिसके यहाँ पे अगर किचन सिक्योर है, मैं हमेशा बोलता हूँ, मान लीजिए सेकंड इनकम है, माँ बाप कमा रहे हैं, उम्र अभी यंग है, 20-25 साल उम्र है, घर का टेंशन है नहीं कि घर में कुछ खर्चा देना है, किराया देना है, टेलीफोन का बिल भरना है, डैडी कमा रहे हैं, पैसे हैं ठीक ठाक, उसको तो कभी भी नौकरी नहीं करनी चाहिए। वो मतलब रिस्क क्योंकि ले वो सकता 2-4 है। साल रिस्क लेगा और खड़ा हो जाएगा। अब अगर उसकी फैमिली डिपेंडेंट है, उसको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए, वो खतरे में डाल देगा इस जोश में आके ना। हमारे जैसे स्पीकर्स की कई लोग बातों में आ जाते हैं, छोड़ो नौकरी, मोटिवेशनल। चलो मोटिवेशनल स्पीकर के चक्कर में आके नौकरी छोड़ के और लग जाते हैं, तो वो बहुत खतरे में डाल देते हैं अपनी ज़िंदगी को और फैमिली को। तो उनको ये देखना चाहिए कि हम कुछ साइड हसल करके कुछ इनकम साइड में बनाएं। देखिए आजकल नॉर्मली 5 डेज़ का जॉब होता है, तो आपके पास सैटरडे संडे है, 6 बजे के बाद रात को 12 बजे, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए टाइम तो कोई मायने नहीं रखता, तो 6 घंटे आपको ये मिल गए। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं आज इंटरनेट के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, जो आप घर से बैठे कर सकते हैं। तो वो जब आप साइड हसल से इनकम इतनी डेवलप कर लें कि आपको कम से कम जॉब जितना पैसा मिलना शुरू हो गया, शौक से छोड़िए। बहुत लोगों ने किया ऐसा, या कोई ऐसा को फाउंडर बनाइए जो मेन काम देखे, आप साइड में मार्केटिंग देखें इंटरनेट के ऊपर, उसको प्रमोट करें, डिजिटल करें। तो ऐसे भी बहुत मैंने एग्जांपल क्रिएट किए हैं जहाँ पे एक पार्टनर या को फाउंडर बना लिया और इसने 6 बजे के बाद काम करके, वीकेंड पे काम करके, जब सैलरी जितना पैसा मिलना शुरू हो गया तो फुल फ्लेज बिजनेस में आके फिर बिजनेस और स्केल हो जाता है। तो दिस इज़ द वे वन शुड लीव द जॉब एंड कम इनटू बिजनेस। वी ऑल नो दैट आपने हज़ारों हज़ारों एसएमईज है, उसमें जो OKR है उसे आपने लागू किया है। सो नाउ व्हाट आई वांट टू नो कि इसमें ऐसा, इस फॉर्मूला में ऐसा क्या है, अगर आप हमें एक आसान भाषा में समझा पाए कि कैसे ये एक छोटी कंपनी की जो ग्रोथ है उसको स्केल अप करता है। देखिए OKR का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट, और इसको पहले इंटेल ने 1970 में लागू किया था। पीटर ड्रकर का एक कॉन्सेप्ट था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सो एंड्रयू ग्रोव ने इंटेल चालू की थी, तो वहाँ पर बहुत बड़ा कंपटीशन था मोटरोला से। अब नई कंपनी शुरू हो रही, स्टार्टअप, तो उन्होंने कहा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, मैनेजमेंट गोल बनाती है। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा उसको ट्विक किया कि क्यों ना गोल सबके साथ मिलके बनाए जाए, ओनरशिप हो जाएगी लोगों की, उनको इन्वॉल्व किया जाए, उनको कंपनी के गोल बनाने में भी इन्वॉल्व करें और अपने गोल बनाने में भी करें। तो बहुत सक्सेसफुल हो गए। तो वहाँ जॉन डोर एक उनके यंग ट्रेनी थे, उन्होंने सीखा इसको और वो 1999 में गूगल में आ गया एज एडवाइज़र और इन्वेस्टर। तो उन्होंने लैरी पेज को सजेस्ट किया, भाई ये बड़ी कमाल की चीज़ है OKR। इंटेल देखो कहाँ से कहाँ वर्ल्ड लीडर बन गया चिप में। तो लैरी पेज को समझ में आया, वहाँ वो इन्वॉल्व हुए। तो गूगल तब सिर्फ 40 एम्प्लॉयज़ की कंपनी थी, आज 1,40,000 लोग OKR प्रैक्टिस करते हैं। 2013 में जॉन डोर साहब चले गए टेड के ऊपर, वहाँ उन्होंने जब OKR डिस्क्लोज किया कि ये मैजिकल फार्मूला है, तो पूरी बड़ी बड़ी कंपनियाँ लग गई। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ, इंडिया में रिलायंस जैसी कंपनियों ने OKR अडॉप्ट किया, मल्टीनेशनल सब ने। तो मुझे पता लगा, तो मैं कहा ये छोटे बिजनेस क्या करेंगे बेचारे, इनको भी OKR बताऊँ। तो मैं इंडिया में OKR को लाया। अब ये बहुत सिंपल है और बहुत मुश्किल है। अब मैं दोनों तरह बताऊंगा, सिंपल और मुश्किल। सिंपल क्या, गोल युग युगांतर से बनते रहे, हर कोई बनाता है, ठीक। तो ये भी गोल का है। और जब हम इसमें काम करते हैं तो बड़े बड़े गोल, मून शॉट गोल, जैसे कैनेडी ने बोला था, जॉन एफ कैनेडी ने, कि अमेरिका मून पे इंसान को उतारेगा 10 साल में, एक विज़न बनाया था। तो इसलिए इसमें बोलते मून शॉट गोल। इतने बड़े गोल बनाओ और उसको ट्रैक करो, मेज़र करो, टाइम टू टाइम, वीकली मेज़र करो, और गोल्स को क्वार्टरली बांट दो बजाय साल के। देखिए मैं एक बार जिम गया था,
हमने 1 जनवरी को लिखा कि इस बार हम 6 पैक बनाएंगे। व्हेन आई वाज लाइक 40 ईयर ओल्ड, तो मैं जिम चला गया, वहाँ पे मशीन ही ना मिले 2 तारीख को। मैं कहा ये क्या बात है? बोला सर 15 के बाद आना, खाली मिलेगा। तो 15 के बाद जिम खाली था। तो जब ईयरली गोल बनाते हैं तो 8% लोग दुनिया में गोल अचीव कर पाते हैं। तो OKR ने उसको ब्रेक किया कि क्वार्टर क्वार्टर बना लो, आप नया साल 4 बार सेलिब्रेट करो, है ना, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 4 क्वार्टर हो गए, हर बार सेलिब्रेट करो। अब सेलिब्रेट वर्ड पे यहाँ जोर दूंगा कि जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो एक ग्रेटिट्यूड शो होता है और यू अट्रैक्ट मोर सक्सेस। हर सक्सेस को जैक वेल्च जी के चेयरमैन जो CEO बने थे, बहुत छोटी पोजीशन से बने थे, और मैं हर प्रमोशन को सेलिब्रेट करता था, मेरी फैमिली सेलिब्रेट करती, तो आई बिकेम ए CEO ऑफ GE। तो सेलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ अच्छे पॉइंट है इसके। अब मुश्किल क्यों है? कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी है नहीं। वो जिम वाला हाल है, आदमी 1 हफ्ता जाता है। तो यू हैव टू वर्क ऑन इट एवरी डे, सबको इन्वॉल्व करना है। अब वो राइट कॉन्टेक्स्ट नहीं सेट किया। एम्प्लॉय बोलेगा, अभी ओनर बोलेगा हमको 10x ग्रो करना है, हमको IPO में जाना है। एम्प्लॉय बोलेगा मेरे को क्या यार, मेरे को तनख्वाह टाइम पे दे देना, तुमने जितना गोल बनाने बना लो भैया। तो व्हेन यू इन्वॉल्व देम कि देखिए कंपनी 10x बढ़ेगी, 100x बढ़ेगी, तो आप भी बढ़ोगे। हम IPO लाएंगे, आपको ESOP देंगे, आप भी कंपनी के मालिक बनोगे, आपकी वेल्थ क्रिएट। जब हम उनको इन्वॉल्व करते तो उनको लगता है वाकई कंपनी का एक विजन है, हमें साथ देना चाहिए। फिर हम कहते हैं अब कंपनी का गोल है कि हम अभी 10 करोड़ कर रहे हैं, हमको 100 करोड़ करना है अगले 3 साल में। डू यू ऑल विद मी? जब वो हाँ कहते हैं तो वो आपके साथ जुड़ गए। फिर अच्छा भैया उसके लिए मार्केटिंग वाले तुम क्या सपोर्ट करोगे, सेल्स तुम क्या करोगे, फाइनेंस तुम क्या करोगे, HR तुम क्या करोगे, प्रोडक्शन, ये सब जब अपने अपने गोल बनाते हैं तो एक जो वो गाना था ना बढ़िया, मिले सुर मेरा तुम्हारा बने हमारा, तो सुर हमारा बन जाता है, कंपनी का कल्चर चेंज हो जाता है। और जब हर क्वार्टर में सेलिब्रेट होते हैं और ट्रॉफीज मिलती हैं लोगों को जो अचीवर्स होते हैं, रिकॉग्निशन मिलता है, हाँ R&R होता है अच्छा सा। तो आप देखिए एक ओलंपियन एक मेडल के लिए कितनी जान लगाता है। 4 साल वो ओलंपियन डाइट को अगर आप पढ़ेंगे ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वो 100% कंप्लायंस, 0 चीटिंग के साथ है, नो चीट डे और एनीथिंग। 14 घंटा प्रैक्टिस करते हैं एक परफॉर्मेंस के लिए, तब कहीं जाके बेस्ट ऑफ द बेस्ट के पास गोल्ड आता है। तो वो अवार्ड का इतना मैंने देखा है लोग की आंखों में, एम्प्लॉयज़ को जब मैं जाता हूँ सेलिब्रेट करते हैं, आंसू आ जाते हैं जब उनको अवार्ड मिलते हैं, क्योंकि ये सेलिब्रेशन उस लेवल पे है ही नहीं। एक देखिए 20-50 हज़ार लाख रुपए के एम्प्लॉय को अवार्ड कब लाइफ में मिलता है, पर हर क्वार्टर में उसको एक गोल है कि मुझे ये अवार्ड लेना है, होगा गोल या ऐसा अचीवमेंट होगा। का। और True. फिर जब एक आदत पड़ जाती है अचीवमेंट की, और इसमें 90 डेज की एक साइकोलॉजी है। देखिए कंपनी के रिजल्ट क्वार्टरली होते हैं, स्कूल सेमेस्टर क्वार्टरली, जहाँ पे जैसे इंडिया जैसे बहुत सारे मौसम है, मौसम भी एक क्वार्टर चलता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में JFM एक टर्म होती है, जनवरी फरवरी मार्च, इसमें लोग पूरे साल का काम कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा काम होता है इसमें, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होती है। OKR में JFM सारा साल है। वही वाला एंथुजियाज्म, वही एनर्जी, एक पॉजिटिव प्रेशर बना रहता है कि हमें ये क्वार्टर खत्म हो रहा है, रिजल्ट लाने हैं। हाँ, हर क्वार्टर फिर अवार्ड होंगे, डिस्कशन होगी, व्हाट वर्क व्हाट डिडंट वर्क, तो डेली प्रोग्रेस होती रहती है कि क्या चल रहा है। और वहाँ पे मैंने देखा मैजिक हो जाता है। कई कई कंपनियाँ 17x ग्रोथ इन ईयर, 90 दिन में पूरे साल का टर्नओवर हो गया, प्रॉफिट्स डबल हो गए। ऐसे ऐसे रिजल्ट लोग अचीव करते हैं जब रोज काम करते हैं अपने गोल पे और सब मिल के करते हैं। दैट इज द पावर ऑफ OKR। ये OKR सिस्टम है जो गूगल या बड़ी कंपनियां फॉलो करती हैं, तो एक छोटी कंपनी में ये कैसे प्रैक्टिकली प्लेस हो सकता है, कैसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए अभी मैंने अपनी हेल्थ के लिए बनाया था, आप जो मुझे देख रहे हो मैं 140 किलो का होता था, मैंने OKR इस पे भी लगाया और 90 दिन में मैं 20-20 किलो करके 2 बार 40 किलो ख़त्म कर चुका हूँ। अभी मैं 95 पे हूँ और आप जब मुझे हो सकता है 3 महीने बाद मिलोगे तो विल सी मी 80-85। ये OKR का कमाल है। गोल बना लिया, आप उसको वीकली ट्रैक कर रहे हैं, डेली उस पर काम कर रहे हैं, एक्शन फिक्स हो गए, ये डाइट रहेगा, ये चीज़ें करनी है, इतना वॉक करना है, इतनी एक्सरसाइज करनी है। अब कंटिन्यूसली वो करते हुए एवरी वीक अपने आप को मैं मार्क्स देता हूँ, अपने आप को कलर कोड करता हूँ, अचीव किया तो ग्रीन, बीच में हूँ तो येलो, नीचे हूँ फेल हो गया तो रेड। सो व्हेन यू आर ट्रैकिंग एवरीथिंग ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस, और एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लो, वाइफ को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लिया, भाई तुम्हें बताऊंगा, फिर वो कहती देखो तुमने एक बार अचीव नहीं करा, क्या गलत खाया था, कुछ चीटिंग एक्सरसाइज की नहीं है। करी, क्या नहीं किया, तो उसकी वजह से गोल अचीव हो जाते हैं। तो ट्रेडर भी अपने कोई भी एक चैलेंज को पकड़ ले, इस क्वार्टर मैंने मार्केटिंग को सॉल्व करना है, फुटफॉल बढ़ाना है, कैश फ्लो बढ़ाना है,
प्रॉफिट बढ़ाना है, उसके लिए 4 एक्शन मैं लूँगा, वो लेना शुरू कर दे और उसको ट्रैक करे, वो भी अचीव कर लेगा। ज़रूरी नहीं आपको गूगल जैसी बड़ी टीम चाहिए उसके लिए। जो ये OKR है वो सपनों का को एग्जीक्यूट करने में कैसे मदद कर सकता है? जब हर एम्प्लॉय ये समझ जाता है कि ये मेरा गोल है, उसी में फ़र्क पड़ जाता है। अभी तक क्या लगता था ये तो कंपनी के गोल हैं, फिर एंड ऑफ द ईयर ये होता था मार्केटिंग ने नहीं परफॉर्म किया, इसको या वार्निंग दो या निकाल दो, सेल्स ने नहीं परफॉर्म। यहाँ तो रोज़ पता लग रहा है, हर हफ्ते पता लग रहा है। तो इसको मैं बोलता हूँ पॉजिटिव पीयर प्रेशर, PPP। हर हफ्ते जब पूरी कंपनी का डैशबोर्ड में दिखता है कि मार्केटिंग पीछे चल रहा है या ये डिपार्टमेंट पीछे चल रहा है, तो अंदर से गेमिफिकेशन हो जाता है। तो अंदर से आता है कि यार मेरी बेइज्जती हो रही है सबके सामने, मेरे गोल नहीं मुझे अचीव भी हो रहे ऊपर दिखना है। या मुझे इससे सपोर्ट चाहिए। तो एक मैं बिल्डर का, आपको अगर इजाज़त हो तो स्टोरी बता दूँ। हाँ, कि सर, एक बड़े बिल्डर का मैं कर रहा था, तो वहाँ पर सेल्स वाले दिखा रहे थे कि देखो बहुत बड़ी कंप्लेंट आ रही है कस्टमर से कि हमारे इतने लग्जरी अपार्टमेंट हैं 7-7 करोड़ के, AC नहीं चल रहे, दिल्ली जून की गर्मी, हमें होटल में रहना पड़ा, सेंट्रल AC नहीं चल रहा है। तो अब ये जब भरे मीटिंग जब इकट्ठी होती है OKR की, सब बैठते हैं, वहाँ पे फैसिलिटी डिपार्टमेंट ने देखा कि सेल्स को इतनी सुननी पड़ी कस्टमर की कंप्लेंट, तो और मेरी भी बेइज्जती हो रही है कि हम काम नहीं कर रहे हैं। विद इन दैट क्वार्टर ये हुआ कि वही कस्टमर कॉम्प्लीमेंट देने लग गए कि आपका फैसिलिटी डिपार्टमेंट इंडिया का सबसे बढ़िया, रात को 12 बजे भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो ये प्रेशर आ जाता है लोगों के ऊपर। दैट इज़ द पावर ऑफ OKR। शुरुआत में मेजरली जो फाउंडर्स होते हैं या जो स्टार्टअप ओनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि किस पे फोकस करें, मार्केटिंग पे फोकस करें, सेल्स पे फोकस करें, पहले ब्रांडिंग करें या पहले कैश फ्लो पर जो है हम फोकस करें। सो अकॉर्डिंग टू यू 80% फोकस जो है शुरुआत में किस चीज़ पर होना चाहिए? 3 चीज़ों पे, कस्टमर, कस्टमर, कस्टमर। ओके। जो भी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर सेंट्रिक है, बिकॉज देखिए कस्टमर इज पेइंग योर सैलरी, कस्टमर इज पेइंग योर होम एक्सपेंसेस, योर रेंटल्स, एवरीथिंग। कस्टमर खुश है, बाकी की चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। उस पर फोकस करो कि मेकिंग योर कस्टमर लाइफ ईजी। आपका ब्रांड प्रॉमिस क्या है? आर यू डिलीवरिंग दैट better than anybody else, which people are talking about it on Google, LinkedIn, social media, YouTube, everywhere कि यार ये कंपनी का ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, तो आप जीत गए। फिर आपको पैसा भी मिलेगा, फंडिंग भी मिलेगी, सब ठीक होता चला जाएगा। ये सब बहुत बढ़िया कर लिया, शो अच्छा कर लिया, ऑफिस अच्छे बना लिए, बहुत सारे अच्छी टीमें रख लिए, कस्टमर खुश नहीं है, वो कंपनियां डूब जाती हैं जल्दी। मैंने काफ़ी बार आपके वीडियोस में भी देखा है कि यू ऑलवेज टॉक अबाउट 10x ग्रोथ। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या जो इंडियन कंपनीज़ हैं या जो छोटे लेवल की कंपनीज़ हैं, क्या एक्चुअल में 10x ग्रोथ पॉसिबल है या ये सिर्फ मोटिवेशन देने के लिए इट्स अ मोटिवेशनल टॉक? सच्चाई में बहुत मुश्किल है। 12,000 बिजनेस हर 1 घंटे में दुनिया में खुलते हैं वर्ल्ड में। वाह। सिर्फ 3% 100 करोड़ पहुंच पाते हैं। $15 मिलियन अगर इंटरनेशनल करेंसी में बात करूं, डॉलर में बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो 100 करोड़ पे सिर्फ 3% पहुंच पाते हैं। इट्स नॉट ईजी, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो OKR लगाएं, सही तरीके से काम करें, बिजनेस को समझ के। स्केल अप पता ही नहीं लोगों को। कई लोग कंफर्ट जोन में हैं, कई लोग फायर फाइटिंग में। एक आदमी सोचता है कि यार देखो मैं 10 करोड़ पहुंच गया, पंगा नहीं लेना चाहिए, अच्छा काम चल रहा है, हाँ। मैं 1 करोड़ साल का कमा रहा हूँ, 10 लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ, मैं इसमें खुश हूँ। तो वो 100 करोड़ सोचता ही नहीं है। एक इतना फायर फाइटिंग में बिजी है कि वो 100 करोड़ पहुँच ही नहीं पाता। तो कुछ लोग निकल के पहुँच पाते हैं, और वो वही लोग हैं जो बड़ी स्ट्रेटेजिकली काम करते हैं। और यहाँ पे मैं कहूँगा, एक अगर मेंटर सामने हो जाए ना, कि देखिए अर्जुन को भी युद्ध जीतने के लिए सारथी चाहिए था। बिल कैम्पबेल किनको कोच करते थे? गूगल CEO, स्टीव जॉब, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स, जुकरबर्ग। जब वो बिलियनियर ट्रिलियनियर्स को कोचेस चाहिए हैं, तो SME क्यों सोचता है मुझे नहीं चाहिए? विराट कोहली को कोच चाहिए, एवरीबॉडी, सचिन को चाहिए। सो एवरीवन नीड्स ए कोच एंड मेंटर। तो ये एक हर स्टार्टअप, हर छोटे बिजनेसमैन को ये सोचना चाहिए कि आई शुड हैव ए मेंटर विद मी, जो मेरे को हैंड होल्ड करे, जिसको मैं कभी भी फ़ोन करके कुछ भी पूछ लूँ कि यहाँ फंस गया हूँ, अब क्या। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज हैं, आई हैव सीन इट कि शुरू में तो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करती हैं, मतलब सब कुछ उन्होंने अप्लाई कर लिया है,
कस्टमर पे काफ़ी अच्छा फोकस है एंड दे आर ग्रोइंग ग्रोइंग, बट एक टाइम के बाद सर एक सैचुरेशन उनका आ जाता है, वो रुक जाते हैं, मतलब 10 करोड़ तक तो शायद पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जो 100 करोड़ तक का जो जंप है वो नहीं आ पाता, एक सैचुरेशन आ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या एक ऐसी इनविजिबल सीलिंग है, व्हाट इज़ दैट जो उनको वहाँ नहीं जाने देती है, जो उनको रोक देती है? रुकते क्या है नॉमी, कोलैप्स हो जाते कई लोग। अगर वो अनप्लान्ड ग्रोथ करते हैं तो बिजनेस ही बंद हो जाते कई बार। तो वहाँ पर ये 4 पिलर हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं नोट कर लो आप। सबसे पहला आपको चाहिए एक अच्छी टीम, पीपल। और टीम का मतलब ये नहीं खाली एम्प्लॉयज़, आपके वेंडर, सप्लायर और कस्टमर, ये सब अलाइन होने चाहिए। मैंने एक शाहरुख खान का वीडियो देखा था, बोले यश अंकल को जब फिल्म बनानी होती थी कि काका आजा फिल्म बनानी है, पंजाबी बोलते थे काका आजा फिल्म बनानी है। उनका कोई डिस्कशन, डेट्स वेट्स कुछ नहीं होती, डेट्स मिल जाती थी, मूवी हिट हो जाती थी और बहुत अच्छा कर लेते थे वो, क्योंकि एक टीम थी, कई फिल्मों में साथ में काम किया उन्होंने। तो जब आपकी ऐसी टीम अलाइन होती है कि आपने किसी भी वेंडर को बोला भाई दिन रात काम करके ये सप्लाई कर दो, कस्टमर आपको पेमेंट अच्छी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ये एम्प्लॉय मन लगा के काम कर रहे हैं, तीनों अलाइन हो जाते हैं तो ग्रोथ अच्छी होती है। दूसरा पिलर है आपका कैश फ्लो। ग्रोथ बर्न्स कैश, वहाँ बहुत लोग बाहर खा जाते हैं। कैश फ्लो, ओवरहेड्स संभाल नहीं पाते, इन्वेंट्री में फंस गए, पैसा मार्केट में ज़्यादा फंस गया। तो कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करना। उसके बाद एक स्ट्रैटेजी कि अब हम 100 करोड़, 100 पे गाड़ी रुकनी तो नहीं है, 100 के बाद 500 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा। तो ये सारी स्ट्रैटेजी रिटन डाउन प्रॉपर होनी चाहिए कि हमें स्टेज बाय स्टेज हर बार ऑर्गेनाइजेशन बदल जाता है। फिर आता है उसके बाद में उसकी एग्जीक्यूशन। अगर स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन ठीक नहीं हुई तो वहाँ पे कोलैप्स हो जाते हैं और बहुत साल बर्बाद हो जाते हैं। तो ये 4 पिलर हैं जिसमें पीपल, कैश फ्लो, स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन। अब सर अगेन स्टार्टअप इकोसिस्टम में ही बहुत बड़ा एक ट्रेंड है, या मैं कहूँ एक सर्कस चल रहा है वैल्यूएशन का। तो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक कंपनी की जो रियल वैल्यू है वो कैसे तय होती है? 2 तरीके हैं, प्री लिस्टिंग एंड पोस्ट लिस्टिंग। देखिए हर कंपनी का एक एम होता है कि मैं आईपीओ में जाऊँ। तो 2 तरह का होता है, कि या तो कंपनी एक्वायर कर ली जाती है, एक ऑलरेडी बड़ी कंपनी रिलायंस ऐसी कंपनी उनको खरीद लेती है, तो वहाँ पर बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठते हैं और वहाँ पर उसकी वैल्यूएशन होती है कि ये कंपनी ने कितना काम किया है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, देयर लॉट ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स, उस पर वो वैल्यू करके कंपनी को खरीद लेते हैं। तो ये वैल्यूएशन तो डिसाइड होती है बायर, सेलर और बड़े एक्सपर्ट्स के बीच में, जब तक कंपनी लिस्टेड नहीं है। अब आता है लिस्टिंग के बाद, वहाँ मार्केट तय करती है कि आपकी वैल्यू क्या है, एंड विच यू नो पी। हर इंडस्ट्री का एक प्राइस अर्निंग मल्टीपल होता है, हेल्थ केयर का अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग होता है, बैंक्स का अलग होता है, और उसमें भी अच्छी कंपनी, मीडियोकर कंपनी, बुरी कंपनी, उस हिसाब से भी 3 लेवल होते हैं। तो वो मार्केट वैल्यू करती है कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या होगी, जो रोज़ चेंज होती है। स्टॉक मार्केट, फिर मार्केट कैसा चल रहा है, वॉर चल रही है, कोविड चल रहा है, क्या चीज़ चल रही है, वैल्यूएशन घटती बढ़ती रहती है। सो पोस्ट लिस्टिंग जब कंपनी पब्लिक हो जाती है तो वैल्यूएशन तो मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन उसके पहले इज डिसाइडेड बाय वीसीज, लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। प्रमोटर किस वैल्यूएशन पे बेचना चाहता है, नहीं चाहता है, फंडिंग चाहता है, कितनी डाइल्यूशन करना चाहता है, ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन वहाँ काम करते हैं। जब भी कोई फाउंडर, कोई इंसान अपनी कंपनी बनाता है, उसका एक सपना होता है कि आईपीओ में ज़रूर लेकर आऊँगा। तो सर आपको क्या लगता है कि एक फाउंडर को कब ये समझ लेना चाहिए कि हाँ, अब मेरी कंपनी आईपीओ लाने के लिए तैयार है? वो तभी तैयार होती है कंपनी जब आपको ये अच्छी तरह पता हो कि मैं टैक्सेस पूरे दे रहा हूँ, मेरी बैलेंस शीट और काम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई मैं मैनिपुलेशन नहीं कर रहा, मेरा बिजनेस स्केलेबल है, बढ़ता रहा है, बढ़ता रहेगा, और उसके बाद में गवर्नेंस है, मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हूँ, कुछ चीज़ें छुपाता नहीं, मैं एक पब्लिक कंपनी के लिए तैयार हूँ जवाब देने के लिए शेयर होल्डर्स को, सेवी को। बहुत मुश्किल काम है, एक लाला, एक ओनर जिसने हमेशा माईवे और हाईवे समझ के बिजनेस किया है, तो उसके लिए ये सब जब वो तैयारी कर लेता है तो समझ लो कि वो आईपीओ के लिए तैयार है। अगर वो आज भी टैक्सेस की चोरी कर रहा है,
कंप्लाइंसेस पूरी कर नहीं रहा है, स्केलेबल मॉडल नहीं है, तो वो आईपीओ की कंपनी नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि हर किसी को मिलके चलना होता है एक कंपनी में, तभी वो ग्रो करती है, तो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है एम्प्लॉयज़ का। और आई फील आज के टाइम पे अच्छे एम्प्लॉयज़ मिलना तो भी आसान है, लेकिन वो टिके रहे आपके साथ सालों साल, ये बहुत मुश्किल होता है। सो कैसे पहचाना जा सकता है कि कौन सा एम्प्लॉय है जो एक्चुअल में आपकी लॉन्ग ग्रोथ के लिए अच्छा है, जो कंपनी को ऊपर लेकर जाएगा, और कौन है जो कंपनी की ग्रोथ में बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा या उसे नीचे लेकर जाएगा? बिजनेस में हर सेक्शन, आपने सिर्फ एम्प्लॉय की बात की, मैं तो बाकी सब की भी जानता हूँ, लेकिन एम्प्लॉयज़ का एक इतना बड़ा रोल है और लोग उसको समझते नहीं। इसके पूरे प्रोसेस हैं। आप हायरिंग को ध्यान दीजिए, एक रॉन्ग हायरिंग आपको 15 गुना कॉस्ट करता है। एक 50,000 का एम्प्लॉय गलत हायर हो गया तो 15 गुना माना 7.5 लाख का घाटा हो गया। पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग लगा लो। तो हायरिंग का एक रिटन डाउन प्रोसेस होना चाहिए कि मैं कैसे हायर करूंगा, कहाँ से करूंगा, कितने इंटरव्यू लूँगा, बैकग्राउंड चेक, रेफरेंस चेक क्या करूंगा, उसके बाद टेस्ट क्या लूँगा, ये ख़त्म हो गया। पहला फ़िल्टर तो यहाँ लग गया। फिर उसके बाद ऑन बोर्डिंग, ये एक सब्जेक्ट है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में मिसिंग है। व्हेन यू ऑन बोर्ड एम्प्लॉय, फेयरवेल हर कोई करता है, जब एम्प्लॉय जाता है उस टाइम उसको बड़े बड़े भाषण उसके दिए बारे जाते में हैं, अच्छी गिफ्ट अच्छी दिए। चीज़ें बोलना। आते वक्त क्यों नहीं करते? जब कोई आया है उसका वेलकम केक काटिए, गिफ्ट दीजिए। हमारे एम्प्लॉय आता है उसका केक काटा जाता है वेलकम का, कंपनी में पोस्टर लगते हैं कि वेलकम टू द टीम। फिर उसको हम लोग एक लिफाफे में डाल के पोस्ट के हिसाब से कुछ पैसे देते हैं, घर में भी पार्टी कर लेना। अब घर वाले कहते हैं यार तू अच्छी कंपनी गया बेटा, यहाँ मस्ती मत करना, इसको मत छोड़ना। ट्रू। एक इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन विल, फर्स्ट 7 days विल क्रिएट रिटेंशन ऑफ 700 days। हाँ, मतलब we say it आपने एक first अच्छा impression is वेलकम last किया, impression. उसका डेस्क तैयार है, उसका कंप्यूटर तैयार है, उसकी अच्छी इंट्रोडक्शन होगी, उसको एक बडी दे दिया कि ये तुम्हारा बडी है भाई। कुछ भी दिक्कत है, अब आप क्या, मैं देख रहा था इतने लोग बैठे हैं, मैं कह 300-400 लोग मुझे इस फ्लोर पे दिख रहे हैं, कोई भी नया आएगा गुम जाएगा, ये कहाँ आ गया मैं। तो अगर उसको एक आप जैसा बडी मिल जाए जो कंपनी में सीनियर है, तो उसको पूछे भाई कैसे कंडक्ट करना है मुझे, कोई शिकायत हो, कोई दिक्कत हो, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, तो वो आदमी को एक सहारा हो जाता। नहीं तो दे गेट लॉस्ट। तो आपने ऑन बोर्डिंग ठीक कर ली। अब आता है उसके बाद रिटेंशन। रिटेंशन में पहला तो आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, एम्प्लॉय अपना फ्यूचर भी तो देखेगा। तो ईसॉप हैं, आरएनआर है। देखिए लोग समझते हैं एम्प्लॉय सैलरी के लिए भागता है, खाली गलत है एकदम। एम्प्लॉय भागता है ग्रोथ के लिए। इज द एम्प्लॉय प्लेइंग ऑन स्ट्रेंथ। आप मछली को बोलो पेड़ पे चढ़ जाओ, मर गई, तो मछली का काम है तैरना, तो जिसकी जो स्ट्रेंथ हो उसको वो काम दीजिए तो अच्छी तरह कर पाएगा, हिल फील सेटिस्फाइड। फिर उसके बाद एक कल्चर कंपनी का, आरएनआर, अच्छा बहुत कुछ चलता रहता हो, ऑफ साइट हो, ये सारी चीज़ें इनको इंगेज रखती हैं। फोर्थ थिंग होती है सैलरी। अब ये अगर 3 मिसिंग है तो फर्स्ट हो जाएगी सैलरी। तो यहाँ पे रिटेंशन का बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि ईसॉप जहाँ होता है उसको एम्प्लॉय को पता है कि 10 साल में मेरे भी 4-5 करोड़ रुपए बन जाएंगे, और बने हैं लोगों के, मैंने देखा है। तो ईसॉप वगैरह लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते, खासकर हमारे एसएमई में। स्टार्टअप में तो देते हैं, स्विगी के अभी 500 एम्प्लॉय करोड़पति बने आईपीओ में। बहुत सारे। तो हाँ, स्टार्टअप्स में तो अब उसके बाद आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। वहाँ पे ओकेआर और केपीआईज और डैशबोर्ड, ये सारे काम आते हैं। अकाउंटेबिलिटी भी तो हो, आपने सब कुछ कर दिया, मतलब रिजल्ट तो लाए जिसके लिए रखा है, वो एक्सपेक्टेशन तो क्लियर हो, वो भी रिटन डाउन होना चाहिए। फाइनल होता है पर्सन हु इज नॉट परफॉर्मिंग, आफ्टर द फीडबैक, आफ्टर एवरीथिंग, ट्रेनिंग वगैरह करके फायर है। वहाँ पे अगर आप यू आर कीपिंग बैड एम्प्लॉयज, योर ए प्लेयर विल लीव। तो सी प्लेयर के साथ अगर ए को काम कराओगे तो ए भी भाग जाएगा। तो कीप फिल्टरिंग दोस्त, तो आपके पास हमेशा एक टीम अच्छी रहेगी। तो मैंने बोला आपको हायरिंग, ऑनबोर्डिंग, रिटेंशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड फायरिंग, ये 5 प्रोसेस हर कंपनी को, चाहे एक सिंपल पेज पे चेकलिस्ट बना ले। यू डोंट नीड अ वेरी हाईली पेइंग कंपनी और कंसल्टेंट टू डू दिस फॉर यू, यू नो योर बिजनेस, लेकिन करो तो सही। सीधा सीधा वही फ़ोन पे ही हायर कर लिया और कहा यार बंदा गलत मिल गया यार, निकालो इसको, तो कंपनी की भी बदनामी होती है, बार बार लोगों को निकालोगे। एक चीज़ है जो सर आजकल देखी गई है, स्पेशली विद दिस जनरेशन, द पेशेंस, द अटेंशन इज़ वेरी लेस।
हर किसी को सब कुछ बहुत इंस्टेंटली चाहिए, सबको जल्दी करोड़पति बनना है, सबको जल्दी अपने सपने पूरे करने हैं, घर जल्दी लेना है, सब कुछ जल्दी 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 होना चाहिए। तो सर जो ये ग्रीड है हर एक चीज़ जल्दी पाने की, अमीर जल्दी बनने की, ये कैसे फ्यूचर में एक फाइनेंशियल डिज़ास्टर बन सकती है या इट इज़ टोटली सेफ? मतलब डिजास्टर तो बन रही है। अगर आप लोन्स के नंबर देखें, क्रेडिट कार्ड के नंबर देखें, पर्सनल लोन के नंबर देखें, डर लगता है देख के कि क्या हो रहा है। आप जब आईफोन 17 लॉन्च हुआ था उसकी लाइनें आपने देखी होंगी। ट्रू। तो वो लोग थे लाइनों में खड़े थे जो आईफोन की जिनकी कैपेसिटी नहीं ईएमआई पे ले रहे हैं। तो ये जो ईएमआई कल्चर चला हुआ है उसको कहीं ना कहीं जनजी को समझना पड़ेगा कि ये रास्ता उन्हें कहाँ ले जा रहा है। स्पेशली दोस्त जो बहुत बड़े परिवारों से नहीं आ रहे हैं, जिनके ठीक है खाते पीते अच्छे रईस परिवार से, दे आर ओके, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो उन परिवारों से आ रहे हैं जहाँ पर इतनी इनकम नहीं है, इतनी सपोर्ट नहीं है, और वो दे गेट इनटू दिस माया जाल ऑफ ईएमआई एंड क्रेडिट कार्ड लोन्स और 40% ब्याज, दैट इज डेफिनेटली लीडिंग देम टू डिजास्टर। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है, ये कुछ सीखे ना सीखे, अपना पर्सनल फाइनेंस का मैनेजमेंट जरूर सीख लें। आज बहुत कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारा कुछ फ्री, हमारे टाइम में तो था ही नहीं। किताबें हैं, यूट्यूब है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं मार्केट में, उनसे समझ के अपना कम से कम पर्सनल फाइनेंस टेक केयर कर लें, रेस्ट एवरीथिंग विल बी फाइन। अब अगेन हम क्योंकि आज के जनरेशन की बात करते हैं तो आज जिन्होंने काफ़ी स्टार्टअप्स शुरू किए हैं, दे बर्न अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा जो है वो लगातार बर्न कर रहे हैं, उनको लगता है कि इससे कंपनी ग्रो करेगी। सो आई रियली वांट टू नो हेयर कि प्रॉफिट नहीं बन रहा है, पैसा बर्न हो रहा है, तो क्या ये रियल में ये एक बिजनेस मॉडल है विच इज़ अ करेक्ट बिजनेस मॉडल, या ये एक सिर्फ उनका एक इल्यूजन है जो उनको कहीं नहीं लेकर जाएगा? नहीं, बिजनेस मॉडल है। देखिए, इतनी फास्ट ग्रोथ के लिए बर्न होगा, और वो बर्न के लिए ग्रोथ कैपिटल वीसीज बैठे, एंजल इन्वेस्टर से लेके सीरीज ए बी सी डी है, और जब बर्न होता है तो नुकसान होता है। लेकिन वहाँ पे फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को क्लियर होता है कि ये कंपनी कस्टमर एक्वायर तेजी से कर रही है। एग्जाम्पल, जोमेटो लॉसेज में रहा कई साल तक, लेकिन जब बहुत बड़ा डेटा आ गया, बहुत सारे यूज़र आ गए, थोड़े से डिलीवरी चार्जेस 30 रुपये बढ़ा है, कंपनी प्रॉफिट में आ गई। देखिए, आपके पास 10 करोड़ यूज़र हैं, 30 रुपये से भी बढ़ा दो तो कितने करोड़ हो गए। तो ये कंपनियां, अमेजॉन कितने साल घाटे में रहा। सो दिस इज़ अ फैंटास्टिक बिजनेस मॉडल आया है जहाँ पे ग्रोथ कैपिटल भी अवेलेबल है। पहले ज़माने में मतलब आदमी का दिल नहीं करता था इतना पैसा बर्न करना, तो एक जनरेशन लग जाती थी बिजनेस ग्रोथ करने में। आज 5 साल, 7 साल, 8 साल में कंपनी 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ की बन जाती है। तो ये बहुत खूबसूरत बात हो रही है इस ज़माने की कि जहाँ पर ग्रोथ कैपिटल भी अवेलेबल है बर्न करने के लिए। वीसीज के पास भी इतना पैसा और इतना देते हैं कि किसी को दर्द नहीं हो रहा बर्न करने में, एज लॉन्ग एज यू आर एक्वायरिंग कस्टमर्स। व्हाट्सएप ने कोई पैसा नहीं कमाया, लेकिन $19 बिलियन में फेसबुक ने एक्वायर किया, आज वो कई $100 बिलियन की होगी। अब उसमें हम सब लोग पैसे देते हैं। कमर्शियल एपीआई लेने के लिए कितने पैसे देते हैं? 80-80 पैसे एक मैसेज के देते हैं व्हाट्सएप को। आम यूज़र के लिए फ्री है, बट बिजनेस तो वंस यू हैव यूजर्स तो कमाने के तो मिलियन तरीके निकल आते हैं। ये इस ज़माने के बिजनेस मॉडल आई ट्रूली लव कि जहाँ पे वीसीज का पैसा मिल रहा है, फाउंडर का विज़न, और ये अलाइन होकर कंपनी 10 साल 5 साल में कई लाख करोड़ की हो जाती है। फ्लिपकार्ट ने कभी भी पैसा नहीं कमाया, तब भी $13 बिलियन में बिकी, क्योंकि यूजर्स थे। सो एक्वायरिंग यूजर्स इज बिकम द मेन थिंग। वंस यू हैव द कस्टमर, इतने बल्क कस्टमर हो, प्रॉफिट आने में देर नहीं लगती। अब जो कंपनी बर्न कर रही है लेजर से, तो क्या उनको कब मतलब व्हाट इज़ द साइन, या वो क्या टाइम है कि अब उनको समझ आना चाहिए कि नहीं ओके अब बर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है? वहाँ पे एक लेवल ये आता है कि काफ़ी हमने यूज़र एक्वायर कर लिए, हाँ, और अब उनको आईपीओ में जाना है या आईपीओ में जा चुके हैं, तब एक प्रेशर आता है इन्वेस्टर से, शेयर होल्डर से, क्या बर्न नहीं? क्योंकि अब अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वैल्यूएशन नहीं मिलेगी। जहाँ तक मिलनी थी मिल गई। पेटीएम, हाँ, क्योंकि प्रॉफिट नहीं था तो गिर गई लिस्टिंग के बाद, आज तक नहीं उठे। वहाँ पे उनको ये समझ आना चाहिए कि अब बर्न हो गया,
अब हमारे करोड़ों वो हो गए। अब हमें दिमाग लगाना चाहिए बोर्ड रूम में बैठ के कि धीरे धीरे करके कैसे कंपनी को क्या क्या ऐसी सर्विसेज ऐड करें जिसमें मार्केट शेयर भी नहीं लूज हो और साथ में कंपनी भी प्रॉफिटेबल हो। फ्रेंचाइजी मॉडल या फ्रेंचाइजी इंडस्ट्री भी अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इसको लेके बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं। अब मुझे ये जानना है कि एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास इंसान जिसने बहुत मतलब काफ़ी अच्छे से अपनी वेल्थ उसने ग्रो की, अब नाउ ही और शी वांट्स टू इन्वेस्ट कोई फ्रेंचाइजी मॉडल में वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो क्या है वो रेड फ्लैग्स या क्या है वो ग्रीन फ्लैग्स, अगर आप हमें एक आसान भाषा में समझा पाएँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा नवमी आपने, और ये बड़ा प्रॉब्लम है, लोग लाखों रुपए गवा देते हैं इसमें। हाँ। तो यहाँ पर अगर जो आदमी जिसको बिजनेस वर्ल्ड से कुछ अभी लेना देना नहीं है ना पता है, अब उसके पास पैसे आ गए हैं, कुछ रिटायरमेंट मनी है क्या है, नी वांट्स ए स्टेबल इनकम, यस। तो अब मुझे उसे प्रोडक्ट में भी नहीं लगाना है, मार्केटिंग में भी नहीं लगाना है, एसओपीज भी सब सेट होनी चाहिए। तो फ्रेंचाइजी एक अच्छा मॉडल है जहाँ आपको एक स्टेबल इनकम मिलती है। तो आप जब फ्रेंचाइजी कोई भी सिलेक्ट करें, वहाँ पर ये ज़रूरी है कि थोड़ी सी रिसर्च करें, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी दे रहा है वो तो सारी बढ़िया बढ़िया बातें लिखेगा। हाँ। वो तो रिस्क फैक्टर नीचे लिखता नहीं है, जैसे डीआरएसपी में आईपीओ के टाइम पे सेबी कहती लिखो, वहाँ कुछ नहीं लिखा होता। ट्रू। आपको सब बढ़िया बढ़िया बातें लिखी होंगी, इतना कमाओगे, इतना इन्वेस्टमेंट है, महीने का इतना होगा। तो उधर ज़रूरी है कि वो कम से कम 5-10 एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज का जाके इंटरव्यू ले ले। लोग पूछते नहीं हैं। अब अगर आपने कोई फ्रेंचाइजी लिया है, यू आर ब्लीडिंग, आप कह रहे हो तो गलती होगी लेकिन मुझे नुकसान हो रहा है और मुझे भी लेनी है, तो क्या आप मुझे कहोगे ले लो, तू भी फंस जा? अगर मैं फंसा हूँ भाई, तू मत फंसना। तो 5-10 आप एक 50 रुपए का टमाटर लेने के लिए उठा उठा के देखते हो गला हुआ तो नहीं है, और फ्रेंचाइज लेते हुए देखते ही नहीं हो। अरे भाई देख तो लो। बिल्कुल। बायर्स बी अवेयर, जाके मार्केट चेक करो, गूगल रिव्यू चेक करो। इंटरनेट के ज़माने में फिर भी कोई अगर ले रहा है तो भाई तुम्हारी बुद्धि नहीं है, भगवान ने बुद्धि दी नहीं है, तुम अगर ऐसे वाले काम करते हो। तुमको तो कोई हक नहीं है बिजनेस करने का, कहीं ब्याज पे पैसे एफडी में रख लो, उसी को खा लो, फ्रेंचाइजी तुम्हारे बस की नहीं है। काफ़ी लोग, काफ़ी बिजनेसमैन जो होते हैं, उनका बिजनेस अगर लॉस में जा रहा है तो वो तो भी उसे बंद नहीं करते हैं, चलते मतलब लॉस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, दे कीप ऑन गोइंग, वो बिजनेस चलाते रहते हैं। तो बिजनेस ओनर को कैसे कब और कैसे समझना चाहिए कि हाँ अब वो सिचुएशन है कि फाइट जारी रखनी है या नहीं, अब हमें बिजनेस बिल्कुल बंद करना चाहिए। एक कहानी सुना दूँ? हाँ जी। 2 गधे थे, तो वो घाट पे मिलते थे। एक हट्टा कट्टा था, एक कमज़ोर था। तो हट्टा कट्टा उससे पूछा, तेरा मालिक खिलाता पिलाता नहीं है क्या यार, तू इतना कमज़ोर है? कहता हाँ नहीं खिलाता। कहता क्यों काम कर रहा, भाग जा, मेरा जैसा मालिक कितना खिलाता पिलाता है, सब मैं देखो कितना तगड़ा हूँ। कहता उसकी एक बेटी है, वो उसको कहता तू पढ़ेगी नहीं तो इस गधे से शादी करा दूंगा। तो मैं इस उम्मीद पे वहाँ लगाऊँ, कभी ना कभी तो मेरा नंबर आएगा। तो ये जब आदमी इस उम्मीद पे जीता ना कभी बिजनेस चल जाएगा। तो समटाइम एग्जिटिंग इज ए स्मार्ट ऑप्शन। हाँ। वो एक अच्छी ऑप्शन हो जाती है कि आप निकल जाओ बिजनेस से, अगर मॉडल में गलती है। अब मॉडल में गलती कैसे पता लगती है? कि उधार जम के चल रहा है। कई मैंने ऐसे बिजनेस मॉडल देखे हैं कि ग्राहक को माल दे रहे हैं, बिक जाए तो देना, नहीं तो वापस। करोड़ों की इन्वेंट्री फंस जाती है और बिजनेस बंद हो जाता है। तो आप एग्जिट नहीं करोगे तो पैसा खत्म हो जाएगा, बिजनेस अपने आप बंद हो जाना, आप नहीं चला पाओगे। तो या तो आपने मॉडल को ट्वीक कर लिया समय पे कि ये चीज़ नहीं चल रही, इसको ठीक कर लूँ। उधार ज़्यादा जा रही है, मैं उधार को लिमिट कर लूँ। कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दूँ जो उसी इंडस्ट्री से जुड़ा हो। कुछ बहुत ज़्यादा, जैसे कि कोई आदमी अगर बेरिंग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या ट्रेडिंग कर रहा है और रेस्टोरेंट खोल ले, तो दोनों विपरीत बिजनेस हो गए। लेकिन उसमें अगर चाइना से इंपोर्ट करके अपने ब्रांड से बेचना शुरू कर देता है, थोड़ी ब्रांडिंग पे काम करता है और एडवांस पैसा लेना शुरू करता है ब्रांडिंग की वजह से, तो एक स्मार्ट चॉइस है। उसमें जो टाइम लगेगा थोड़ा बहुत लगेगा और उसका बिजनेस फिर वापस चल जाएगा। लेकिन अगर मॉडल बहुत डिफेक्टिव है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो लॉसेस को कट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि बंद तो होना ही है। व्हेन यू रन आउट ऑफ कैश, लोन्स खत्म हो जाएंगे, पैसा खत्म हो जाएगा, बिजनेस तो बंद होना ही है। तो सही टाइम पे निकलना एंड कट योर लॉसेस, जैसे स्टॉक मार्केट में लोग करते हैं स्टॉप लॉस, तो वो निकलना भी एक स्मार्ट ऑप्शन हो जाती है। तो बिजनेसमैन को थोड़ा समझ लेना चाहिए कि कहाँ पे मेरा मॉडल ही गलत है, मुझे इसमें से निकलना चाहिए, या इमीडिएटली ट्विक करके पिवट करके कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ मैं लॉसेस को ख़त्म करूँ। बट एक बात मैं यहाँ पे वार्न करूँगा कि जो भी बिजनेस
लॉस कर रहा है, स्पेशली स्मॉल बिजनेस, यू आर नॉट ए स्टार्टअप, यू डोंट हैव वीसी मनी, आप फ्लिपकार्ट नहीं हो, आप अमेजोन नहीं हो, आप जोमेटो नहीं हो, आपको इमीडिएटली अपने खर्चे, एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स उस लेवल पे लाने चाहिए कि ब्रेक इवन चलता रहे जब तक आपका नया मॉडल वर्क करे। अदरवाइज इफ़ यू रन आउट ऑफ कैश यू आर फिनिश्ड। सो डोंट रन आउट ऑफ कैश, टाइम पे रहते चीज़ें कर लो और अपने खर्चे कंट्रोल कर लो, अगर नहीं हो रहा तो बंद करो। सर अब बात करते हैं आपकी पर्सनल जर्नी की। आपने सक्सेस भी देखी, आपने डाउनफॉल भी देखा, तो आई रियली वांट टू नो कि जब लाइफ आपको एकदम नीचे पटक देती है, पूरा आपका डाउनफॉल हो जाता है, लाइफ क्राइसिस में होती है, तो ऐसे में मेंटली उतना मतलब मैं आई हैव सीन लोग बहुत गलत गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं उस ऐसे मौके पे, तो मेंटली इंसान कैसे वो स्ट्रेंथ लेकर आता है और वापस अपने आप को ग्रो करता है, मतलब हाउ इट ऑल टेक्स एंड आई रियली वांट कि आप अपनी पर्सनल जर्नी इसमें ज़रूर शेयर करें टू मोटिवेट अस। हम शुरू हुए थे जीरो से, रिफ्यूजी कैंप से, 300 रुपये की नौकरी, IPO लाए, राष्ट्रपति से अवार्ड लिया, फिर गिरे। तो एक चीज़ तो पता थी कि ज़ीरो से शुरू किया था, फिर ज़ीरो हो गया तो फिर कर लेंगे, मैं तो वही हूँ, मैं तो बदला नहीं। तो एक वर्ड होता है होप। जब आप होप खो देते, मैंने एक साइकोलॉजिस्ट का ऐसे इंटरव्यू लिया था, इसे दुनिया में अगर जब तक होप है आदमी कोई सुसाइड नहीं करेगा। When people become hopeless, they commit these kind of things. तो होप बनाए रखने के लिए पहली बात यह कि अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट, फैमिली सपोर्टिव हो, वो नहीं होती है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। दूसरी बात, हमारे टाइम में तो यूट्यूब था नहीं, मोटिवेशन थी नहीं, तो बुक से आती थी। तो एक किताब मैंने कई बार पढ़ी, टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल डू, रॉबर्ट शुलर की किताब है। उससे मुझे बहुत सहारा दिया कि बहुत सारी स्टोरीज जो लोग ऐसे बाउंस बैक हुए, तो उससे बहुत सारी मोटिवेशन दी। फिर मैंने एक मेंटर लिया, उसकी वर्कशॉप पॉजिटिविटी पे अटेंड करी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, पहला तो ये कि खुद का भरोसा नहीं टूटा, होप नहीं कभी ख़त्म हुई, क्योंकि मैंने जीरो शुरू किया था। मुझे तो ऐसा नहीं कि मैं ऊपर से गिरा हूँ, मैं तो नीचे से ऊपर, ऊपर से फिर नीचे आ गया, तो फिर चला जाऊँगा। तो दैट वाज एक भरोसा था। तो बाकी ये कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री थिंग्स केप्ट गोइंग, तो वापस हो गया। तो सर आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है कि वो कौन सी एक गलती आपने की जो सबसे महंगी आपको पड़ी, और आज के जो लोग हैं, आज के जो बिजनेस ओनर्स है या आज का जो यूथ है, वो उससे सीख ले सकता है? अगर मैं इंटरनली बात करूँ, दो फैक्टर हैं, इंटरनल मिस्टेक एंड आउटर मिस्टेक। इंटरनल मिस्टेक, आई बिकेम एरोगेंट, घमंड। तो व्हेन यू बिकम एरोगेंट कि आपके पास बहुत पैसा आ गया, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ पैसा कमाने से ज़्यादा संभालना 10 गुना मुश्किल है। ट्रू ट्रू। बहुत से लोग ऊपर पहुँच के लंदन भाग गए, क्या क्या हो गया। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन विद पीपल। तो वहाँ पर जब एरोगेंस हो जाती है तो हमें लगता है कि हमने तो देखो किले फतेह कर लिए जी, हम जीरो रिफ्यूजी कैंप से आए, 300 की नौकरी से IPO ले आए, राष्ट्रपति से अवार्ड, मैं तो खुदा बन गया हूँ। तो आपके डिसीजन गलत होने शुरू हो जाते हैं और वो गलत डिसीजन महंगे पड़ते हैं। दूसरी मिस्टेक जो एक्सटर्नल होती है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना। मैं कई लोगों के साथ जब ये वर्कशॉप करता हूँ और कैश फ्लो पे सेशन लेता हूँ, तो लोगों की ज़मीन निकल जाती पाँव तले। कहते हैं हमने तो कभी देखा ही नहीं बैलेंस शीट को इस तरीके से, हम तो CA पे डिपेंडेंट है, साइन कर देते हैं। तो जब आदमी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बड़े बड़े स्टार्टअप से मैं बात करता हूँ जिन्होंने फंडिंग भी ले ली हज़ारों करोड़ की, अच्छे टेकीज हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड फाइनेंस। तो फाइनेंस एक ऐसी एजुकेशन है जिसको मारवाड़ी लोग और सिंधी लोग तो घर से सीख लेते हैं, हाँ। लेकिन बाकी लोग को कहीं कॉलेज में कहीं पे इतनी प्रैक्टिकल नहीं मिलती कि रियल वर्ल्ड में इन्वेंट्री का क्या लॉस होता है, कैसे बचा के रखनी चाहिए, क्या फास्टर टर्न अराउंड होता है, प्राइस का क्या रोल है आपके कैश फ्लो में, उधारी कितनी देनी चाहिए, कितने डेटर डेज रखने चाहिए, रिकवरी कैसे पैसे की करनी चाहिए, बैंक लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किस परसेंटेज पे लेना चाहिए, किस स्टेज पे कितना लोन लेना चाहिए, सारी चीज़ें तो प्रैक्टिकल हैं जो कहीं सिखाई नहीं जाती। तो यहाँ पे कई लोग मार खा जाते हैं। तो दो चीज़ें, कभी भी घमंड मत करना, स्टे हम्बल ऑलवेज। तो ग्राउंडेड रहोगे तो आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। यू विल ऑलवेज लिसन टू मेंटर्स, आप अच्छी किताबें पढ़ोगे, अच्छे वीडियो देखोगे, और दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी ठीक ठाक रहेगी, तो यू विल नो द नंबर्स कहाँ जा रहे हैं ना। ट्रू।
घाटा हो रहा है, नफ़ा हो रहा है, रोज़ दिखेगा डैशबोर्ड पे, हफ्ते हफ्ते दिखेगा, हर महीने दिखेगा, तो यू कैन टेक बेटर डिसीजन, बिकॉज डिसीजन विदाउट डेटा आर डिजास्टर। तो ये दो चीज़ें ख्याल रखेगा आदमी तो पैसा समझ जाता है। अब अगर बात करें अगेन आपके टाइम की, जब आप आईपीओ लेकर आए 1995, राइट? इंटरनेट नहीं था, कोई स्टार्टअप का इतना इकोसिस्टम नहीं था, कोई यूट्यूब की मोटिवेशन नहीं थी, तो उस समय में एक आईपीओ लाना, एक इतना बड़ा डिसीजन लेना, एक इतना बड़ा रिस्क लेना, व्हाट वाज द आइडिया, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट, कहाँ से आई ये हिम्मत? देखिए, आईपीओ रिस्क नहीं है, आईपीओ एक बहुत बड़ा ग्रोथ का आगे चैनल है कि हर एक अच्छी कंपनी को जो स्केल करती है उसको अगर लाखों करोड़ की कंपनी बनना है। देखिए, रिलायंस का आईपीओ 2 करोड़ 38 लाख का आया था, आज 21 लाख करोड़ की कंपनी है, आपकी खुद की कंपनी लिस्टेड है, जी लिस्टेड है, तो आईपीओ रिस्क तो नहीं है। खैर, अब 95 में कैसे आया, माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन वॉज धीरू भाई अंबानी उस टाइम के, और अब भी बहुत लोगों के लिए हैं, लेकिन उस टाइम तो उन्होंने जो किया उस माहौल में, लाइसेंस राज था, बड़ा मुश्किल था, इंटरनेट आप कह रहे हो नहीं था, तो भी वो 2.5 करोड़ का आईपीओ ला के कई हज़ारों करोड़ की कंपनियां तो हमारे टाइम तक हो ही चुके थे, तो वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। तो इसलिए हमने भी सोचा कि ये तो बनना ही बनना है हमको, तो इसलिए हम उस राह पे चल पड़े। एक बहुत बड़ी लाइन है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, हर कोई कह रहा है एआई जॉब्स खा जाएगा, तो आई रियली वांट टू नो क्या ये सच है या ये सिर्फ एक हाइप है? और अब अगर हम कमिंग 5 इयर्स की बात करें तो कौन से वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाले हैं, सक्सेसफुल होने वाले हैं, और कौन आपको लगता है कि पीछे रह जाएंगे? एआई जॉब खाना शुरू कर चुका है। मेरी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिज़ाइनर दोनों निकाल दिए हैं, दोनों एआई से आ रहे हैं, तो एआई जॉब तो खा रहा है। जितनी रिपीटेटिव टास्क हैं वो तो एआई आसानी से कर ले रहा है, वहाँ ज़रूरत नहीं है, वो जॉब तो जा ही रही है। अब सवाल ये होता है कि आगे कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। जो एआई सीखेगा वो बचेगा, जो नहीं सीखेगा हो गया। तो दो ही तरह के बिजनेस भी चलेंगे, जो एआई अडॉप्ट कर लेते हैं वो चलेंगे 2030 के बाद, बाकी बंद हो जाएंगे। तो एआई को समझना हर एम्प्लॉय के लिए और हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है आप एआई बिकम्स योर बिजनेस, बट अपने बिजनेस में एआई को अडॉप्ट करो ताकि आप कंपटीशन से आगे रहें, अपनी एफिशिएंसी, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। मैं 69 ईयर्स का हूँ, आज भी रात को सोने से पहले 1 घंटा एआई के ऊपर काम करता हूँ। पहले मुझे अगर कोई कोर्स बनाना होता था और कई कई दिन जागना पड़ता था, 1 महीना लगता था एक प्रोग्राम बनाने के लिए, 1 दिन की वर्कशॉप या कुछ घंटे की वर्कशॉप, क्योंकि वो फोटोज ढूंढो, कैनवा से ढूंढो, डिज़ाइन कराओ, स्लाइड बनाओ, पूरी बहुत टाइम लगता था। आज मैं एक बुलेट पॉइंट डालता हूँ, ये 4 पॉइंट हैं स्लाइड के, उसको एक प्रॉम्प्ट दे दो, उसको गामा में डाला और 5 मिनट के अंदर फोटो वोटो एआई से सब करके मेरी स्लाइड्स रेडी, 250-300 स्लाइड्स, तो कितना काम आसान हो गया, प्रोडक्टिविटी मेरी कितनी बढ़ गई। तो एजेंटिक एआई, ये सब चीज़ें मैं इस उम्र में सीख रहा हूँ, जहाँ लोग अभी तक मैं देखता हूँ मेरी उम्र के लोग इंटरनेट से डरते हैं, फोन चलाना नहीं प्रॉपर्ली, हाँ वो नहीं सीखे हैं। तो अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा। 2030 इज़ द डेडलाइन, 3 साल दूर है, उससे पहले भी हो सकता है, बट दैट इज़ द डेडलाइन जहाँ पे एम्प्लॉय और बिजनेस ओनर दोनों को समझना पड़ेगा, इधर अडॉप्ट एआई और यू विल बी आउट ऑफ बिजनेस। सर अब जैसे मार्केट क्रैश हो गया, किसी की सेल्स रुक गई, या एकदम कह सकते हैं हम पेमेंट्स अटक गई, कुछ भी, तो ऐसी सिचुएशन में जो एक बिजनेसमैन है या बिजनेस ओनर है, उसको सबसे पहला जो कदम है टू कंट्रोल द डैमेज, क्या लेना चाहिए? सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले तो क्या आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है। 2 चीज़ें मैं हमेशा कहता हूँ नाम में, जिसके बिजनेस में 10% से कम प्रॉफिट है, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा मैं, ट्रेडिंग तो 1-2% पे भी होती है, 10% से कम प्रॉफिट है तो आईसीयू में, और 1 साल से कम रिजर्व है वो भी आईसीयू में। तो उतना रिजर्व आपके पास होना चाहिए कि अगर ये झटका जो आप कह रहे हो टेम्परेरी है तो आप सर्वाइव कर जाओगे, पर अगर झटका बड़ा है, छोटा है, तो वहाँ पे कॉल सोच समझ के ठंडे दिमाग से, इसको मैं बोलता हूँ 10 सॉल्यूशन अप्रोच। हम क्या होता है कि जब प्रॉब्लम को बड़ा कर देते हैं, देखिए ये प्लांट है हमारे पास, एक ये प्लांट है, एक ये प्लांट है, यहाँ पे सारी नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स, ऑल काइंड ऑफ डिजास्टर्स आर हेयर।
दिस इज़ पॉजिटिविटी, ग्रोथ, हर चीज़, वेल्थ क्रिएशन, अबंडेंस इधर है। हमें किसको वाटर करना चाहिए? इसको। हम करते इसको है। हाय हाय करके प्रॉब्लम को इतना बड़ा कर देते हैं कि हमारी सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाती है और हम नेगेटिव स्पायरल में चले जाते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं। तो उस टाइम में ज़रूरी है कि ठंडे दिमाग से आदमी, मेंटर है तो ठीक है, नहीं तो आपके स्पाउस, पार्टनर, अकेले आधा घंटा पहले तो शांति से बैठ जाओ, मोबाइल वोबाइल बंद करके, फिर अपनी डायरी पेन उठाओ और लिखो कि ये प्रॉब्लम है, 10 सॉल्यूशन इसके कैसे है, और उन पर काम करना शुरू कर दो, एक ना एक चल जाएगा। ये मैंने ज़िंदगी में कई बार लोगों को बताया और खुद भी किया है। तो 10 सॉल्यूशन अप्रोच को आदमी समझ के चले, प्रॉब्लम को बड़ा मत होने दो। एक सिंपल मेटाफोर है कि कागज़ पे लाइन मारिए, उस पर लिखिए प्रॉब्लम, और बड़ी लाइन मारिए राइट मी, तो ग्रो बिगर देन योर प्रॉब्लम। एक बढ़िया कोट है एडमंड हिलेरी का कि जब वो माउंट एवरेस्ट पे 13 बार फेल हो गए चढ़ने में, तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट को देख के कहा, माउंट एवरेस्ट यू कैन नॉट ग्रो टॉलर देन 29,000 फीट, एज ए ह्यूमन आई कैन ग्रो बिगर देन यू, और 14वीं बार में चढ़ गए। तो जब इंसान ये सोच लेता है कि मैं इस प्रॉब्लम से बड़ा हूँ और इसको झेल लूँगा, तो एवरी प्रॉब्लम मेक्स हिम स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और एक समय आता है मेरे जैसा कि प्रॉब्लम आती है तो हंसी आती है कि अरे इससे बड़ी झेल चुके हैं, इसको भी देख लेंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की, एक आम इंसान जिसको इन्वेस्ट करना है। तो इन योर ओपिनियन व्हाट डू यू थिंक कि एक रिटेल कस्टमर को, मतलब एक सॉरी या मैं कहूँ एक रिटेल इन्वेस्टर को अगर अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन टूल आज के टाइम पे क्या है? वो एक SIP है, वो स्टॉक्स है, वो रियल एस्टेट है, वो गोल्ड सिल्वर है, व्हाट हैज़ टू बी देयर टू क्रिएट वेल्थ? सबसे ज़्यादा रिसर्च्ड डेटा है वो ये कहता है कि पैसा स्टॉक मार्केट में बनता है, सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ इक्विटी में। अब इक्विटी में या तो खुद की कंपनी को इतना बड़ा करो कि आप इक्विटी दे दो, यू ओन द इक्विटी, आपकी कंपनी में मेजॉरिटी आपके पास है, आप शेयर इश्यू करो, मल्टीप्लाई हो जाती कंपनी, लाखों करोड़ों में पहुंच जाती। दूसरा है कि आप दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करो। तो उसके लिए आपको मार्केट की समझ होनी चाहिए, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेडिंग नहीं बात कर रहा मैं। तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ आनी चाहिए कौन सी कंपनियां, कौन से सेक्टर, क्या इम्पैक्ट करता है, मार्केट कैसे चलती है, कितने टाइम हॉराइजन है। तो वो पैसा तो वो मत लगाओ जो चाहिए होगा, उसको तो FD में भी रख लो तो ठीक है, लेकिन हाई रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है वो इक्विटी है। सेकेंड लेवल पे आता है आपका रियल एस्टेट, थर्ड लेवल पे आता है गोल्ड, और गोल्ड वैसे भी हेज है। तो 2 एसेट क्लास है जो हाईएस्ट, जो रियल एस्टेट देता है 10% के आसपास देता है, और इक्विटी आपको 20%, 25%, 15%, 12% डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल देती रहती है कि किस तरह के आप ले रहे हैं। तो जिसको टाइम नहीं है और शेयर मार्केट की समझ नहीं, जो बहुत लोग को नहीं है, तो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट रूट। और म्यूचुअल फंड में SIP से सुंदर टूल नहीं बना है। यू आर एवरेजिंग कॉस्ट, आप अच्छे बुरे टाइम में इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म कर रहे हो, इतनी वेल्थ क्रिएशन हो जाती है स्लो एंड स्टडी करके कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि स्पेशली पीपल लाइक यू जो यंग है, टाइम इज़ ऑन योर साइड। आज मैं 30 साल का होराइजन मैं नहीं ले सकता, लेकिन आज एक 25 साल का बच्चा अगर 30 साल का होराइजन लेता है तो 60 की उम्र तक कुछ ऐसा पैसा, बाकी जो बिजनेस कर रहा है करे। लोग अक्सर इस पे सवाल ये आपके भी कमेंट करेंगे, 30 साल किसके पास है, जेन जी खासकर, कि 30 साल बाबा कहाँ है और चल टकले क्या बात कर रहा है, 30 साल पैसा लगाओ, तो ऐसी ऐसी बातें करेंगे। अरे भाई 30 साल निकलते पता नहीं लगते कब 60 पैसे, मुझे नहीं पता लगता कि मैं कैसे 30 से 69 हो गया देखते देखते। तो वो तो वो पैसा लगा रहे हो ना जो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करके बड़ा आइडिया लाके करोड़ों कमा सकते हो, अरबों कमा लो ना, बट ये पैसा आप रखते चलो विच विल ग्रो। उस टाइम भी अगर करोड़ों भी कमा रहे हो, कीप ऑन इन्वेस्टिंग ना, जो सरप्लस कैश उसको क्यों करंट अकाउंट में या FDs में रखते हो या ऐसे एसेट क्लास में रखते हो जहाँ बढ़ नहीं रहा है। तो इधर करते करते बहुत पैसा बढ़ जाता है। मतलब SIP सही तरीके से और सही एडवाइस के साथ की जाए तो एक छोटे अमाउंट भी 10-20 हज़ार रुपये महीना भी कई 100 करोड़ बन जाते लॉन्ग टर्म। सर अब मेरा आखिरी सवाल जो आपसे है वो ये है कि एक इंसान जो 20 से 25 हज़ार रुपये महीना कमाता है, उसकी इन हैंड सैलरी है, EMIs का बोझ उस पर है, तो
अगर उसको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो उसको सबसे पहले वो कौन सी एक चीज़ है जो उसको बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए और कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो उसको शुरू करनी चाहिए? पहली बात तो 20-25 हज़ार तनख्वाह और ईएमआई का बोझ है तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में नहीं है। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर ली है तुमने, अब उससे निकलो कैसे? तो भाई कोई हाई वैल्यू स्किल सीख लो, कोई चारा नहीं तुम्हारे सामने। क्योंकि 20-25 हज़ार सैलरी 10-20% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी साल की, कोई स्कोप नहीं है तुम्हारे लिए। अगर स्किल सीख लोगे ऐसी हाई वैल्यू, जहाँ पर यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ फ्रॉम 20,000 टू अर्निंग टू 1 लाख 2 लाख रुपीज़, और ऐसी स्किल है आज, तो वो स्किल्स अगर आदमी एक्वायर कर ले तो कम से कम अपनी इनकम तो बढ़ा लो। तो वो इनकम को 1-2 लाख ले जाना ज़रूरी है, और ऐसी स्किल बहुत सारी है मार्केट में जो आप सीख के अपनी इनकम बढ़ा सकते हो। और जब इनकम बढ़ाओगे तो वहाँ पर ज़रूरी है कि आप समझो कि 50% आपकी नेसेसिटीज़ में पैसा जाएगा ही जाएगा। उसके बाद कितना आप सेव कर सकते हो, कितना सेक्रीफाइस कर सकते हो, उसको आप लॉन्ग टर्म हाई रिटर्न, जिसको मैं बोलता हूँ इक्विटी, जैसे म्यूचुअल फंड में मेरा फेवरेट हमेशा से रहा है मल्टी कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप। मैं ब्लू चिप में जाता ही नहीं 12% में, मैं 15, 20, 25% तक की रिटर्न निकालता हूँ अपने लिए। तो मैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो रिस्क है नहीं। अब जैसे अभी ये सब चल रहा है माहौल, तो 20-30% घट गए, मिड कैप घट गए, कोई बात नहीं, पोर्टफोलियो नीचे आ गया ना, मैं पता वापस आ जाएगा, पेपर लॉस ही तो है, मुझे पैसा चाहिए नहीं वो। तो वो जब आप करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपका इतना बड़ा कॉपस बन जाता है कि अब आपको चिंता नहीं है। अब आप उसको SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में डाल के हर महीने आपकी पैसिव इनकम आ रही है, या आप रियल एस्टेट में कुछ निकाल के रेंटल इनकम वाली कमर्शियल प्रॉपर्टीज ले लेते हैं जहाँ से हर बार रेंट आ रहा है आपको। तो मोटा मोटा अगर आपको अपने खर्चे के लिए 1-2 लाख चाहिए और 2-4 लाख 5 लाख आपके पास पैसिव इनकम में आ रहा है, या फाइनेंशियली फ्री, देन वर्क इफ़ यू वांट टू, नॉट बिकॉज यू हैव टू। फिर आप अपना काम करते हो इसीलिए कि मुझे करना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है, ज़रूरी नहीं पैसे के लिए। डोंट वेक अप फॉर मनी, बिल भरने के लिए फिर नहीं उठना है, दैट इज़ टेकन केयर ऑफ दैट मनी। और उसके बाद खर्चे मत बढ़ाना, फिर क्या लाइफस्टाइल बढ़ जाता है, फिर खर्चे बढ़ जाते हैं, फिर आदमी गधे की तरह भागता रहता है। तो इसलिए ज़रूरी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए रीच ए स्टेज वेयर योर पैसिव इनकम इज मोर देन योर होम एक्सपेंसेस, यू आर फाइनेंशियली फ्री एट वट एवर एज यू कैन डू दैट। सर, क्योंकि अभी आपने स्किल्स के बारे में बोला, तो क्या आप हमारे व्यूवर्स को कुछ ऐसे स्किल्स बता सकते हैं, स्पेशली जो जेन ज़ी हैं, जो 20-25 की एज में हैं, अगर कुछ स्किल्स हैं जो उन्हें तुरंत अपने में मतलब ऐड ऑन करने चाहिए टू ब्रिंग दैट वैल्यू अप? आज सबसे ज़रूरी स्किल जो SME सेक्टर में जिन लोगों को टेकी नहीं है, वो लोगों को ज़रूरत है AI की। भाई AI सिखा दो इन लोगों को। आज 10, 15, 20 हज़ार रुपये ऐसी वर्कशॉप के लिए हर कोई खर्च रहा है, तो वो टूल सिखा दो इन लोगों को। 2-2 लाख रुपए लोग खर्च रहे हैं कि 3 महीने कोर्स कर लूँ, मैं ये स्किल तो सीख लूँ, क्योंकि सबको डर पड़ा है AI मेरा बिजनेस बंद करा देगा। तो और ये टूल सीखने मुश्किल थोड़ी है। कंटेंट क्रिएशन 3 साल हुए मुझे करते हुए, इसलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। आज 2.5 मिलियन फॉलोअर हो गए, लाखों रुपए ब्रांड्स देते हैं जी हमारे लिए एक वीडियो बना दो, हमारे स्टोर में विजिट कर लो, उसके लिए इतने पैसे ले। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ रैपिड फायर विद यू, जिसमें आपको बस 1 सेकंड का टाइम मिलेगा आंसर के लिए। तो एक ऐसी आदत जो हर एंटरप्रेन्योर को आज ही छोड़ देनी चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन। नाउ एक ऐसी आदत जो हर एंटरप्रेन्योर को आज ही अपना लेनी चाहिए। कंसिस्टेंसी। अगर आपको अपनी लाइफ दोबारा से ज़ीरो से शुरू करनी पड़े तो आप सबसे पहले क्या सीखेंगे? सबसे पहले मैं किसी बहुत सक्सेसफुल बंदे की मेंटरशिप लूंगा। एक किताब जो हर इंसान को अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। पैसे से खरीदी जाने वाली सबसे फालतू चीज़ जो आजकल यूथ सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं। आईफोन। आपके हिसाब से सक्सेस की सबसे सही डेफिनेशन क्या है? ऑल राउंड। लोग सिर्फ पैसे को बोलते हैं सक्सेस बेकार है। पैसा कमा के और हॉस्पिटलों को पैसा दे रहे हो, एंजॉय नहीं कर पा रहे हो लाइफ को, फैमिली लाइफ नहीं है, दोस्त नहीं है, समाज में इज्जत नहीं है, पैसा किस काम? थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अमेजिंग मास्टर क्लास। तो आज की जो ये मास्टर क्लास थी विद सुरेश जी, इसमें से आपको सबसे बड़ा जो आपका की टेक अवे है वो क्या है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड वेल्थ क्रिएशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़े ऐसे ही और भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहें जी बिजनेस।